गणतंत्र दिवस की 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है पूरे देश में। और जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश भी यहाँ पर गणतंत्र दिवस की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और भारत संविधान को सम्मान भी दे रहे हैं। और उसी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं मेरे साथ ML अंबोरे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी में और आपको गणतंत्र दिवस मंगल कामनाएं। आपको भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसकी याद रहे, इसके लिए शाहदरा क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। जी, ये क्या हर साल आप करते हो या इसी साल आपने ये किया है? लगातार पिछले कई वर्षों से, जब से मैं यहाँ दिल्ली में 8 वर्षों से काम कर रहा हूँ, तब से ये संविधान दिवस का प्रोग्राम हर साल 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। जी, पर आज तो आज़ादी का दिन है, आप संविधान दिवस का कैसे वो मना रहे हैं? आज़ादी का दिवस और संविधान दिवस में कहीं गलत फहमी ना रह जाए। आज़ादी ही तब मिली हमें कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, और जब 15 अगस्त को जब हमें स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली, उसका ही सही रूप से हमने स्वतंत्र भारत कैसा चले, किस तरीके से चले, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान हमें लिख करके दिया और पूरा देश आज बाबा साहब के उस कार्यक्रम की वजह से, संविधान की वजह से चलता है। 26 जनवरी की जो परेड निकाली गई उसमें गांधी जी का तो कई बार उसमें फोटो भी आया, चित्र भी आया और नाम भी लिया गया, पर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का कोई फोटो, चित्र, कोई झांकी नहीं बनाई गई। ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है? ऐसा है, जब लोक नेता के तौर पर महात्मा गांधी, जब राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसके वजह से महात्मा गांधी को पूरा देश बापू के तौर पर जानते हैं, पर सही मायने में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे राष्ट्रपिता है, क्योंकि उन्होंने संविधान के माध्यम से पूरे देश को संविधान के तहत चलने के लिए आदेश दिया है। इसलिए सही मायने में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे बापू है। जी, अगर हमारे बापू डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं तो क्या पूरे भारत को और नोटों पे गांधी की फोटो की जगह बाबा साहब की नहीं होनी चाहिए? बाबा साहब की फोटो भी आएंगी, पर हमारे देश में लोकतंत्र चलता है और इस लोकतंत्र में जहां ज़्यादा बहुमत होता है उसके वजह से जो निर्णय लिया जाता है लोकतंत्र में, वो लोकतंत्र के बहुमत के हिसाब से लिया जाता है। जब ऐसा मौका आएगा तब बाबा साहब का भी फोटो नोटों पर जरूर आएगा। तो क्या आप ये मानते हैं कि बहुमत जो है वो अब आपका बहुजनों का आने वाला है? बाबा साहब का युग आने वाला है, अभी बहुत दिन ज़्यादा नहीं लगेंगे। लोग समझ गए हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लगभग संपूर्ण मानव जाति पर, पूरे विश्व में, केवल भारत नहीं पूरे विश्व में मानव जाति पर बाबा साहब के जो उपकार हैं वो उपकार कभी भुलाए नहीं जा सकते। इसलिए सही मायने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे पिता है, राष्ट्रपिता है, देश पिता है, विश्व वंदनीय पिता है। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि अगर राष्ट्रपिता हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, और ये बात सही भी है कि पूरा वर्ल्ड जो है उनको सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानता है, क्या सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब होते हुए भी, और बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा थी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई, रिपब्लिकन पार्टी बनाई और समता सैनिक दल बनाया, तो क्या बाबा साहब को हमें एक ग्रेट विश्व विभूति नहीं कहना चाहिए? डॉक्टर बाबा साहब ने बड़े सोच समझ करके कई योजनाएं चला रखी थी। बाबा साहब ने कई पत्रक निकाले हैं, बाबा साहब ने न्यूज़पेपर निकाले हैं, बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया, बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाया, बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा बनाई, और ये सारे काम बाबा साहब ने उस वक्त किए कि जब बाबा साहब को बहुत सारे लोग जानते नहीं थे। पर आज बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज मिलने से केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब को सारे लोग जान चुके हैं, और बाबा साहब का आज न कल बहुत अच्छा सम्मान होगा और इस देश की जनता समझेंगे कि बाबा साहब को सही मायने में हमें राष्ट्रपिता मानना चाहिए। क्या आप भी ये मानते हैं कि राजनीतिक पार्टी जो है वो देश में सही काम नहीं कर रही है और दूसरी राजनीतिक पार्टी आनी चाहिए? देखिए, बाबा साहब के बाद हमारे जो नेता है उन नेताओं को ये बात समझ में आ गई है अब कि किस तरीके से देश चल रहा है और किस तरीके से ये गरीबों का, पिछड़ों का, SC, ST, OBC का हनन हो रहा है। यदि हमारे लोग समझ नहीं गए तो निश्चित रूप से हमारी बहुत हानि हो जाएगी। इसलिए नई पार्टी, नया कुछ न कुछ जज्बा लोगों में आना चाहिए और ताकि बाबा साहब का सपना पूरा हो सके। अगर बाबा साहब का सपना कोई पार्टी पूरा करेगी तो आपकी नज़र में वो पार्टी कौन सी होगी?
बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए वैसे तो सभी पार्टियां काम कर रही हैं, पर अब नई पार्टी आकर के यदि नए लोग इसमें आकर के यदि जज्बा भर देते हैं तो मैं ये समझता हूं कि बाबा साहब का सपना वो जरूर पूरा कर देंगे। जी, आपकी नज़र में ऐसी कौन सी पार्टी है, एक नाम? नहीं, आज के पार्टियों की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि नया जज्बा आए, नया यूथ साथ में आए, नए लोग एक साथ जुड़े और वो अपने आप सारी बात करें ताकि नया युग शुरुआत हो सके। जी, शुरुआत करने के लिए नई पार्टी एक आनी चाहिए, युवा सामने आना चाहिए। अगर युवा सामने नहीं आएगा तो जो बाबा साहब का प्रबुद्ध भारत बनाने का एक सपना था वो पूरा नहीं हो पाएगा। मेरे साथ ML अंबोरे जी थे जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और कैमरा पर्सन आशु के साथ मैं मिलिंद्र गौतम। इसी श्रृंखला में जो भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश है उसके महासचिव है रणधीर मौर्य जी, मैं उनसे भी आपकी बात कराऊंगा। सर, ये जो आज का जो आप गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसका मनाने का क्या उद्देश्य है? भारतीय बौद्ध महासभा क्यों मना रही है? भारतीय बौद्ध महासभा साधक क्षेत्र कई सालों से इस साल से प्रोग्राम कर रही है, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान रचा था, बाबा साहब ने जो भारत के संविधान बनाया था, उसकी रक्षा के लिए, उसको लोगों को याद दिलाने के लिए कि बाबा साहब ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां देने के बाद ये संविधान बनाया है, जिसके कारण जो हमारा जो ढांचा है जो संविधान देश का, और जिसके कारण हम लोग इस संविधान के कारण आज खड़े हैं और अपनी बात रख रहे हैं समाज के अंदर, उस कारण से हम इसे लोगों को याद दिलाने के हम इस प्रोग्राम कर रहे हैं। जी, यहाँ पर आप सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं और भी काम करते हैं, क्या यहाँ पर क्या संविधान के बारे में भी कुछ बताया जाता है? इस कार्यक्रम में जो यहाँ के जो हमारे जो क्षेत्र के या आसपास के जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, या जो हमारे जो समाज के जो वाइस प्रिंसिपल है वो लोग आते हैं और जो संविधान के बारे में, बाबा साहब के बारे में अपनी उनको बात बताते हैं कि बाबा साहब ने संविधान क्यों रचा, बाबा साहब ने संविधान क्यों बनाया और किसके लिए बनाया और इनसे हमें क्या फायदा हुआ। उसके साथ ही लोगों का थोड़ा मनोरंजन के लिए भी संगीत कार्यक्रम भी होता है। जी, ये भारतीय बौद्ध महासभा धम्म फैलाने के लिए क्या काम कर रही है? सॉरी, भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली जो है वो धम्म फैलाने के लिए, तथागत गौतम बुद्ध का धम्म फैलाने के लिए क्या काम कर रही है? भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली की जो पंजीकृत है वो बौद्ध धर्म फैलाने के जगह जगह कार्यक्रम करती है। हम आज जैसे प्रोग्राम करा, ये भी भारतीय बौद्ध महासभा फैलाने का काम है। इसके बाद जो हमारा बौद्ध परिवार मिलन होगा वो भी इसके काम के लिए है। इसके बाद दिल्ली प्रदेश भी जो अलग अलग प्रोग्राम करती है ताकि लोगों को इसमें हम इसको आगे बढ़ा सके। बाबा साहब ने, भगवान बुद्ध ने हमें जो मिशन दिया उसे आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर सारे काम करती है, ताकि जो बच्चों को आगे प्रोग्राम करती है और महिलाओं के लिए भी करती है। जी, मैंने सुना है कि आप कुछ सम्मानित प्रोग्राम भी करते हैं। हाँ, हम जो प्रतिवर्ष सादा क्षेत्र जो प्रोग्राम करती है उसमें बच्चों को सम्मानित किया जाता है। जो लोग अब जो 10वीं और 12वीं क्लास में 75% नंबर लाते हैं उनको सीट देके और उनको कैश भी देकर सम्मानित किया जाता है, जिसके कारण और तो दूसरे लोग अच्छा काम करते हैं जो समाज में, उनके लिए भी सम्मानित करती है। जी, हमारे साथ है रणधीर मौर्य जी, दिल्ली महासचिव भारतीय बौद्ध महासभा। मैं आपको और लोगों से भी मिलवाता हूँ अभी। सबसे पहले मैं आज के इस शुभ अवसर पर आप सब लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि आप सब लोगों ने बड़ी मात्रा में इकट्ठा होकर के भारतीय बौद्ध महासभा की बात को आगे बढ़ाने का काम किया है। जैसा मैं सोच रहा था कि मैं कार्यक्रम करूं या न करूं, इस पर काफ़ी चल रहा था। इस बार कार्यक्रम पोस्टपोन करने की योजना थी, मगर हमने अपने भाइयों को, अपने साथियों को समझाने का काम किया और मुझे उम्मीद थी आप लोगों पर, आप लोग इस कार्यक्रम को जरूर सुना। साथियों, वक्ताओं ने भी बड़ी विस्तार से बात रखी और विस्तार से बात रखने के बाद हमने ये महसूस किया कहीं कहीं उनको टीस है। वो अपनी बात और अपनी संस्था की बात को ज़्यादा प्रचारित करते हैं। मैं आज सोच रहा था कुछ संस्था से अलग वक्ताओं को बुलाएं ताकि आप लोगों को भारतीय संविधान के बारे में कुछ मिल सके, हमें भी कुछ हो सके। मगर हमारे साथियों ने, मैं समझूंगा, मुझे निराश किया। मैं तो ये समझूंगा, मैं अपनी बात कहो तो आप अपना मंच लगाइए, अपने मंच से आप लोग अपनी बात कीजिए।
या आपको किसी दूसरे मंच में बुलाया जाता है तो मैं समझता हूँ उसकी अपनी बात करनी चाहिए। और हम लोग इसीलिए अपने कारोबार को, हम बाबा साहब की बात करते हैं उनकी कारोबार को, साहब काशीराम जी की बात करते हैं उनके कारोबार को, भगवान बुद्ध की बात करते हैं उनकी बात को हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे। हमारा बीएसपी के लिए कमजोर रही है। मुझे साहब काशीराम जी ने सिखाया था कि मान हमारी बीएसपी, जान हमारी बीएसपी और भगवान भी हमारी बीएसपी। लेकिन लोगों ने उस बात को दूसरे रूप में लिया। साहब काशीराम जी तो चले गए, लेकिन उनके अनुयायियों ने नाम तो लिया, लेकिन उनके साथ धोखाधड़ी की। क्यों धोखाधड़ी की? ये सारे लोग मंच पर भी बैठे और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। साहब काशीराम जी का सपना था कि सबसे पहले सपना था आपको मान सम्मान दिलाया जाए, मान सम्मान की लड़ाई लड़ी जाए। और मान सम्मान की लड़ाई लड़ी जब उत्तर प्रदेश में पहली बार बहन कुमारी मायावती की सरकार बनी तो पता क्या कहा लोगों ने? कहा भाई हमें क्या मिल गया, हमें क्या मिल गया? तो हमने कहा सबसे पहले आपको मान सम्मान मिला, गर्व से कह सकते हो कि आज हमारी सरकार बनी। आज तक इस जीवन में कभी आपकी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने उसमें ऐसा मूवमेंट चलाया, जैसा अभिमानीय पिपल साहब ने बताया कि वहाँ पर ऐसा ताल मिला ओबीसी और एससी वर्ग का कि वहाँ पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। तो कुछ लोगों का प्रयास रहा, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भारतीय बौद्ध महासभा भी आपसे कम नहीं है। भारतीय बौद्ध महासभा भी जो पंजीकृत दिल्ली है वो आपसे कम नहीं। क्यों कम नहीं? उसके भी सहयोगी, उसके भी मानने वाले, उसको तन मन धन से सहयोग करने वाले बहुत सारे साथी बैठे हुए। मैं आपसे एक विशेष अनुरोध करूंगा और धन्यवाद अदा करूंगा कि आप लोगों ने हमारी बात को मानते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और इस उम्मीद के साथ जरूर कहना चाहूँगा कि इसके साथ साथ भारतीय बौद्ध महासभा की बात को आगे बढ़ाएं, शाखाएं खोलने का प्रयास करें, लोगों में प्रोग्राम करने का प्रयास करें। जिस तरह आरएसएस होती है, आरएसएस का भी हमारे साथी कुछ कह गए कि हमारे चौधरी सुरेंद्र कुमार जी जो है, मैं भी आज से पहला शुरू कर दूंगा, लेकिन जो है ये जो बात है गलती से चूक से हो ही जाती है, चूक हर इंसान से होती है। लेकिन बीएसपी के बिना मेरा जो जीवन रहा है विशेष तौर पर बाबा साहब के मिशन से ये जुड़ा रहा। तो उसके बाद हमने बीएसपी में काम किया, उसके बाद समाज में बहुत काम किया और उसके बाद लगभग 7-8 साल हमें हो गए भारतीय बौद्ध महासभा के लिए काम करते करते। लेकिन हमारी जो छवि है, हमारे ऊपर जो हमारा जो चेहरा बिगड़ा हुआ है ना, ये जो चेहरा बीएसपी का ही है। जैसे तो हम लोग, क्योंकि हमारे खून में साहब काशीराम जी ने वो इंजेक्शन दिया है कि उन इंजेक्शनों को हम कहीं दूसरी जगह दिखा भी नहीं सकते। उनका कहीं इलाज नहीं, हमारा इलाज है तो बीएसपी में ही है। तो इसलिए मैंने निराकरण किया है। साथी इस चीज को न समझ लें, क्योंकि मनोबल बढ़ाने वाला, मान सम्मान दिलाने वाला, अगर हमारी पहचान बनाने वाला कोई अगर है तो बीएसपी है और काशीराम जी है। और साथियों, अभी कुछ साथी हमारे बाद में भी आए हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है अगर कोई फूल अर्पित नहीं कर पाया तो भगवान तक फूल अर्पित कर दे। मैं लगभग सभी साथियों का नाम आपके दे चुका हूँ, लेकिन पुनः अनुरोध है जो साथी हमसे छूट गए, मास्टर पदम सिंह जी भी बाद में आए, उनसे भी मेरा अनुरोध है वो भी आकर के भगवान बुद्ध बाबा साहब। साथियों, विशेष तौर पर देखो पन्नालाल गौतम जी बैठे हैं, ये भी जिलाध्यक्ष गोरखपुर के, जसवीर सिंह बैठे हुए हैं, ये भी कोऑर्डिनेटर हैं जिले के। बहुत सारे साथी बीएसपी के भी आए हैं, उनका विशेष आभार। और मंच पर आज जो लोग अभी दे, और सभी साथियों को मौका भी नहीं मिल पाएगा। बेजा निर्धारित 3 बजे तक, 3:30 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। इसके बाद संचालन महोदय क्या करते हैं। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सारे के लिए उत्तर प्रदेश जो सबसे बनने के लिए हम लोगों ने अभियान चलाया। लेकिन हमने कहा कि अगर ऐसे नहीं बन सकती हैं, अपनी पार्टी से नहीं बन सकती हैं,
तो गठबंधन से बन सकती हैं। और गठबंधन के लिए नीचे का समाज, ओबीसी का समाज आज तैयार है, आज अनुसूचित जातियों का समाज भी आज तैयार है। जब उन्होंने गठबंधन किया उसके बाद में हमने ये बोला, सबसे पहले मैंने ये पोस्ट डाली पड़ताल.com में कि इस समय महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ में घोर अत्याचार हो रहा है। उनके लिए आज जरूरत है, एक संरक्षक की जरूरत है महिलाओं के लिए, और महिलाओं का संरक्षण सिर्फ महिला प्रधानमंत्री कर सकती है, पुरुष प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है। इसलिए हमने ये देखा कि देश के अंदर आज 3 महिलाएं प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं, जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी और कुमारी ममता बनर्जी और बहन कुमारी मायावती, 3 लोग मतलब जो है इस समय 3 महिलाएं सशक्त हैं। उसमें आपने देखा होगा कि महिलाओं के साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके पास लैंगिक उत्पीड़न होता है, पुरुष जो है महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं। लेकिन जो दलित महिलाएं हैं उनके ऊपर दोहरा उत्पीड़न होता है। एक तरफ तो लैंगिक उत्पीड़न है और दूसरी तरफ उनके ऊपर सामाजिक और जाति उत्पीड़न है। तो जाति उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न को दोनों को अगर कोई खत्म कर सकता है, दोनों को समाप्त कर सकता है, तो एक दलित महिला ही कर सकती है। और वो महिला आपके सामने बहन कुमारी मायावती मौजूद है। आपको आज समय आ गया है कि बाबू जगजीवन राम को 2 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। इस देश के लोगों ने, राजनीतिक सरमाएदारों ने उनके लिए 2 बार नहीं बनने दिया गया। और अगर इस बार आप चूक गए तो मैं समझता हूँ 100 साल तक आपके पास मौका नहीं आएगा। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा बोलना ज्यादा समझना, इस समय हर हालत में हमें बहन कुमारी मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और ये 10% आरक्षण तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपके पास सत्ता आ गई तो ये भी फैसला आने के बाद हो जाएगा। तो मैं समझता हूं, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहता, इतने ही इसी बात के लिए कहने के लिए मैं आया था कि आज समय है सब लोगों को मिलकर के अपनी आपसी लड़ाई को भूल करके हमें एक बार काम कर लेना चाहिए कि बहन कुमारी मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। और उनका इशारा ही काफी है। लोग कहते हैं कि भीम आर्मी उनकी अपोजिट ग्रुप है। भीम आर्मी अपोजिट ग्रुप नहीं है। अगर केसी पिप्पल का राइट हैंड भीम आर्मी है तो लेफ्ट आर्म बहुजन समाज पार्टी है। ये दोनों कंधा से कंधा मिला करके आगे चलेंगे। और बहन कुमारी मायावती के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो भीम आर्मी उसकी उंगली तोड़ देगी, आंख निकाल लेगी। भीम आर्मी हमारा सामाजिक संगठन है और बहुजन समाज पार्टी हमारा राजनीतिक संगठन है। दोनों को साथ साथ चलाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को एक बार फिर से धन्यवाद अदा करते हुए और मैं जय भीम जय भारत करके आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम। हमारी शान पे